Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाए टॉपिक में अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. So we started why did the Soviet Union disintegrate? कि सोवियत यूनियन के जो टुकड़े हैं वो क्यों हुए थे, हमने कल ये स्टार्ट किया था. और उसके अंदर दो रीजंस इन्होंने बताए थे. पहला तो था पॉलिटिकल और दूसरा था इकोनॉमिक, क्योंकि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो थी लोगों की वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए. तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो था उसको ये लोग ज़्यादा एग्जैजरेट करके इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी कि जो फ्लो है वो क्यों रुक गया था. एक ऐसी कंडीशन जिसमें लाइक फ्लो हो, मूवमेंट हो या डेवलपमेंट हो, वो कैसे रुक गया था. कई सालों तक वो चीज़ रुकी हुई थी क्योंकि कंज्यूमर शॉर्टेजेस होने लगी थी, यानी कंज्यूमर के पास में कंज्यूम करने के लिए चीज़ें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं, वो नहीं थी. एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था सोवियत सोसाइटी का, उनको अब डाउट होने लगा था अपने ही सिस्टम पर, और वो अपने ही सिस्टम पे ओपनली क्वेश्चन जो है वो रेस कर रहे थे. तो ये एक चीज हमने कल पढ़ी थी. अब इसके आगे का पढ़ते हैं. व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट. अब ये सिस्टम इतना वीक क्यों हो गया और इनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रही थी. The answer is partially clear. Answer जो है वो partially clear है. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in the Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. Basically answer ये है clear कि भाई इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स थे या जो भी इनके पास में रिसोर्सेज थे उसको मेंटेन करने के लिए, एज इन न्यूक्लियर रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए किया था, या मिलिट्री आर्सेनल, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स जिसको बोला जाता है, मिलिट्री कलेक्शन ऑफ वेपन्स या मिलिट्री वेपन्स जो है वो कलेक्ट करने में इन्होंने ज्यादा चीजें इन्वेस्ट करी थी. अपने सैटेलाइट्स जो ईस्टर्न यूरोप में के अंदर है उनको डेवलप करने के लिए करी थी. और बेसिकली जो इनकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके अंदर ये चीज उन्होंने ज्यादा करी थी. बाकी पॉइंट्स पर इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरीके से हमें हमारे देश के लोगों के लिए, भलाई के लिए भी काम करना है. इन्होंने सिर्फ अपने वेपन्स के ऊपर ज्यादा खर्चा किया या स्पाई करने के हिसाब से सैटेलाइट्स के ऊपर ज्यादा खर्चा किया. तो ये जब इन्होंने चीजें करी तो इनके फंड्स बाकी चीजों के लिए तो बचे ही नहीं. बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो उसे ये कोप अप ही नहीं कर पाए. This led to a huge economic burden that the system could not cope with. इससे बाकी चीजों के जो फंड्स वगैरह चाहिए थे वहां पे ज्यादा बर्डन होने लगा, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन होने लगा और सिस्टम के ऊपर, और वो इस चीज से बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहे थे. At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the West. और उसी समय पर जो यहाँ की आम जनता थी उन लोगों को नॉलेज होने लगी कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहां पर कितना ज्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ है, वो लोग कितने अच्छे तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं चीजों को. तो उससे देखते हुए यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा होना ही था. अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने इंडिया के अंदर किसी चीज को लेकर के डेवलपमेंट नहीं हो और यहाँ के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर एक ही किसी फील्ड में सारे फंड्स वगैरह जो है इन्वेस्ट करते जाएं और उसी में ही डेवलपमेंट करते जाए और बाकी चीजों को देखे नहीं, बाकी सेक्टर्स को देखे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोग जब दूसरे देशों के बारे में उनको जानकारी मिलेगी तो उनको गुस्सा आएगा ही अपने सिस्टम पर और वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे ही. तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही थी. बस फर्क इतना था कि इंडिया के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी है, वो ओपनली उस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार के कामों पर, पॉलिसीज पर, नीतियों पर. और वहां पे जो है वो कम्युनिस्ट वाली चीज आ रखी थी, कम्युनिस्ट पार्टी वाली चीज थी यूएसएसआर के अंदर, तो वो इस चीज को ओपनली नहीं बोल सकते थे, फिर भी वो लोग जो है क्वेश्चन उठा रहे थे. ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखने को मिली थी. They could see the disparities between their system and the systems of the West. अब ये यहाँ पर differences देख सकते थे अपने सिस्टम में और जो वेस्टर्न कंट्रीज का सिस्टम था उसमें.
After years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. कितने ही सालों से उनको ये बताया जा रहा था कि सोवियत सिस्टम जो है वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म सिस्टम से ज्यादा बेटर है, और जब इन लोगों के सामने रियलिटी आई कि भाई इनके यहाँ पे कितनी बैकवर्डनेस है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखे जाए या सॉलिड उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखे जाए, तो इनको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल शॉक लगा। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये इधर स्टार्टिंग का वापस बता दीजिए। आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास को। आप वीडियो देखिएगा। और किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. अब है Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. अब सोवियत यूनियन जो है वो बिल्कुल उसमें लैक ऑफ फ्लो जो था वो भी देखने को मिल रहा था, यानी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से देखा जाए, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उस हिसाब से देखा जाए, और पॉलिटिकल सेंस में देखा जाए तो वो भी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people. एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसने करीब 70 years तक इन पर रूल किया है, वो लोगों को लेकर के बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी। अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी कि वो लोगों को जवाब दे कि भाई वो क्या, कहाँ पे, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी नीतियां हैं, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, उस चीज को लेकर के वो बिल्कुल भी नहीं थे। और वो ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, इसलिए ऐसा नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं। वो अपने एक्शंस किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस चीज को लेकर के वो लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको। Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in the government, and the centralization of authority in a vast land. अब यहाँ पे आम जनता जो थी उनको वो पूरी तरीके से क्या हो गए थे, अलग थलग हो गए थे। ये जो धीरे धीमी गति थी काम करने की लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो धीरे काम कर रहा था और एक इतने अच्छे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था जो अनकंट्रोलेबल था, रैम्पेंट करप्शन था, यानी अनकंट्रोलेबल करप्शन था बहुत ज्यादा। इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड, और ये जो सिस्टम जो मिस्टेक्स करता हुआ आया था, इसने जो मिस्टेक्स करी थी उसको ये ठीक नहीं कर पा रहा था, तो उससे भी लोगों को बहुत इरिटेशन होने लगी थी। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट, और वही चीज कि भाई यहाँ पर विलिंगली कोई लोग बाग ओपनली चीजों को नहीं बोलते थे सरकार के अंदर, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि वो ओपनली लोगों की बातों को समझे, सुने, या उनसे वो जो एडवाइस या सजेशन या क्वेश्चन जो भी वो पुटअप कर रहे हैं उसको ये लोग एक्सेप्ट करें। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, और जो सेंट्रलाइजेशन थी, इतनी बड़ी अथॉरिटी थी, अधिकार जो था इतने बड़े लैंड का, वो एक सेंट्रलाइज्ड उसमें था, वो चीज को भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. और इसके अलावा जो पार्टी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो उनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे, ज्यादा उनको फायदे मिलते थे बजाय ऑर्डिनरी सिटीजन के। तो वो इस चीज को क्यों करेंगे? जब कहीं पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो अपना उस फायदे को कम करके अपना फायदा लोगों के साथ शेयर क्यों करेंगे? वो तो अपना ही फायदा देखेंगे। इस तरह की चीज जो है ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, इससे कल वाले जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, यहाँ पे दो रीजंस आपको हाईलाइटेड थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इन्होंने फंड्स कहाँ पे यूज करे और कहाँ यूज इनको करने चाहिए थे। और दूसरा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेट्स वाली बात बोली गई है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात बोली गई है, इनको आप पॉइंट्स के अंदर फ्रेम करके लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे। यहाँ पर ये अपनी मिस्टेक्स
मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करना चाहते थे, यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा था, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्किंग स्टाइल जो था बहुत ही स्लो और स्टिफलिंग था। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. अब यहाँ लोग बाग अपने आप को सिस्टम से जोड़ के नहीं देख पाते थे, ना ही वो रूलर से जोड़ के देख पाते थे, ना सरकार से, और धीरे धीरे इन सबकी पॉपुलैरिटी जो थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Gorbachev's reforms promised to deal with these problems. अब यहाँ पे गोर्बाचेव जो थे उन्होंने इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए प्रॉमिस करा कि भाई मैं इन सारी चीजों को ठीक करूंगा। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, इन्होंने अपने तरीके से कोशिश करी थी। ये गोर्बाचेव और द डिसइंटीग्रेशन ये उस समय लीड में आए थे, तो उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए थे वो अब आपको देखने को मिलेंगे। इनके प्रॉमिस करने के बावजूद भी जो है दिक्कतें कैसे सॉल्व नहीं हुई और फिर भी क्यों यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, वो चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West and loosen the administrative system. इन्होंने प्रॉमिस करा कि भाई हम इकोनॉमी को ठीक करेंगे और वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा है उससे कैचअप करेंगे, यानी एज एन उसको फॉलो अप करेंगे, और धीरे धीरे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको थोड़ा लूजन करेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा इजी गोइंग बनाएंगे कि लोग बाग इसको अपने आप से रिलेट कर पाए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। Now the question arises, you may still wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms. अब क्वेश्चन ये उठता है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, जब गोर्बाचेव ने ये सारी सही एक्यूरेट डायग्नोसिस किया है प्रॉब्लम का, कि सही उन्होंने प्रॉब्लम पता लगाई है और उन्होंने कोशिश भी करी है उस तरह के रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक करने की, तो भी ये सोवियत यूनियन के टुकड़े क्यों हुए? Here is where the answers become more controversial and we have to depend on future historians to guide us better. अब यहाँ पे ये चीज जो है, इसके आंसर्स जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, और इसका आंसर निकालने के लिए हमारे फ्यूचर हिस्टोरियंस की हमें जरूरत पड़ेगी कि वो हमें गाइड करें, अच्छे से बताएं। अब the most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that the few could have predicted and became virtually impossible to control. अब जब इन्होंने कोशिश करी, बेसिक आंसर जो हमारे सामने आता है कि गोर्बाचेव ने जब कोशिश करी रिफॉर्म्स करने की और सिस्टम को लूजन अप करने की, तो उन्होंने कुछ मोशन फोर्सेस का एक सेट रखा और एक्सपेक्टेशंस रखी जो उनको लग रहा था कि बहुत ही कम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे और बहुत ही कम लोग जो है उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, वो इम्पॉसिबल होगा कंट्रोल करना। There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. कुछ लोग जो थे उस सोसाइटी के अंदर, सोवियत सोसाइटी के अंदर, उनको लग रहा था कि गोर्बाचेव जो है वो बहुत धीमे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा जल्दी काम करना चाहिए, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए और इम्पेशेंट हो गए उनके मेथड से। यानी जो सोसाइटी के लोग थे वो डिसअपॉइंटेड थे और इम्पेशेंट थे गोर्बाचेव के मेथड से। They did not benefit in the way they had hoped, or they benefited too slowly. उनको फायदे जो थे, जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि उनको फायदा मिलेगा, वो उस तरीके से ना मिला, और मिला भी तो बहुत धीमी गति से मिला। Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. और जो दूसरे members थे, वो members जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने इस चीज को अलग तरीके से लिया, उन्होंने ऑपोजिट व्यू में जाकर के इसको लिया। जो सिस्टम उनको सर्व किया करता था, उन्होंने इस चीज को डिफरेंट तरीके से लिया कि भाई ये क्या है। उनको ये फील होने लगा, they felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. अब इनकी अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे जिनको पहले फायदा मिल रहा था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको पहले ज्यादा फायदा मिल रहा था, उनका मानना ये था कि भाई हमारी पावर और प्रिविलेजेस जो है वो गोर्बाचेव खराब कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं, उनकी पास कम हो रही है। तो उस चीज को लेकर के उनकी अलग विचार निकल के आ रहे थे। In this tug of war, Gorbachev lost support on all the sides and divided public opinion. अब इस tug of war जो चल रहा था कि लोगों की भलाई करनी है, और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बोल रहे थे कि नहीं हमारी भलाई जो है वो करनी जरूरी है, मतलब एज इन कि हमारा फायदा कम हो रहा है। तो धीरे धीरे इस खींचातान के अंदर गोर्बाचेव को जो सपोर्ट कर रही थी दोनों साइड्स, वो धीरे धीरे कम होने लगी और डिवाइड हो गई पब्लिक ओपिनियन। यानी उनका जो सपोर्ट था वो भी डिवाइड हो गया,
उनका खुद का ही वो खराब हो गया support system. Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. और जो लोग इनके सपोर्ट में थे, जो इनका साथ दे रहे थे, उनको ही धीरे धीरे लगने लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं खुद की पॉलिसीज को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं सही से, ये काम ही नहीं कर पा रहे, अपना पॉइंट ही नहीं रख पा रहे हैं. इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. No, ma'am. Okay. One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. अब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो nationalist urges थी, यानी कि जो इनकी feelings थी और इनकी जो इच्छाएं थी, उनको पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा जो सोवियत यूनियन की हिस्ट्री है, उनमें उनको ये देखने को मिला था रिफॉर्म्स हो या नहीं हो, उनकी इंटरनल स्ट्रगल जो थी सोवियत यूनियन की, वो भी एक कारण थी इस चीज का. अगर आप देखें, क्योंकि अब सोवियत यूनियन के अंदर ही डिवीजन हो गया था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने फायदे के लिए बात कर रहे थे, जो ऑर्डिनरी लोग थे वो अपने फायदे के लिए बात कर रहे थे, तो वो एक अनरीजनेबल चीज हो रखी थी. इंटरनल स्ट्रगल ही काफी ज्यादा थी यहाँ पर. This is what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and the diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. अब अगर देखा जाए what if वाली हिस्ट्री की चीज के अंदर ये बोला गया है कि अगर ऐसा इतिहास में नहीं होता, अगर ये रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी होती, तो क्या यहाँ पे चीजें डिफरेंट होती. But surely it is not an unreasonable view given the size and the diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. अब इस चीज को लेकर के हम ये चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सोवियत यूनियन का साइज और जो यहाँ पे डाइवर्सिटी थी और यहाँ पे जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी, वो ही एकमात्र जो है कारण बने इस चीज का. अगर हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो क्या ये चीज ऐसी होती, वो वाले पॉइंट को हम यहाँ नहीं रख सकते. Others think that the Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and the rulers could not control it. कुछ लोगों का मानना ये भी है कि गॉर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो इतने ज्यादा स्पीडली हो रहे थे कि यहाँ पर नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था. उस पॉइंट तक ले आए थे ये लोगों का डिससेटिस्फेक्शन कि ना तो सरकार कंट्रोल कर पाई, ना रूलर जो है उस चीज को कंट्रोल कर पाए. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am, no problem. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Ironically, during the Cold War, many thought that the nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics, given the ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. अब माना ये जा रहा था कोल्ड वॉर के दौरान कि भाई जो दूसरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहां पर ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, नेशनलिस्ट अनरेस्ट जो है वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये होगा. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही थी कि भाई एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो ज्यादा, उनका एथनिक कल्चर अलग है, रिलीजियस डिफरेंसेस है उनके सोवियत यूनियन से, बाकी सोवियत यूनियन कंट्री से. तो उनको लग रहा था कि, और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी थे, तो उनको लग रहा था यहाँ वहां पे ज्यादा ये चीज आएगी उठ करके कि भाई कि सोवियत यूनियन का जो एजेंडा है, कम्युनिस्ट पार्टी वाली जो चीज है, उससे वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे. However, as things turned out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in more the European and prosperous part in Russia and the Baltic areas as well as Ukraine and Georgia. अब ये चीज जब बहुत ज्यादा उठने लगी थी, ये डिससेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा सोवियत यूनियन के अंदर उठ रहा था. बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां उठ रहा था, कुछ हिस्से जो है रशिया का, बाल्टिक एरियाज का, जहाँ पे यूक्रेन और जॉर्जिया है, वो भी इस चीज को देख रहे थे. Ordinary people here felt
alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more बैकवर्ड एरियाज विद इन द सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको लग रहा था कि ये सेंट्रल एशियन से बिल्कुल हट गए हैं और एक दूसरे से वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है इस बैकवर्डनेस को मेंटेन करने की सोवियत यूनियन के साथ में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? लास्ट वाला लास्ट यहाँ पे जो बाकी की कंट्रीज थी जो सोवियत के अलायंस में थी, उन लोगों को ये फील हो रहा था कि हमें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है इस चीज की और हाँ, इस चीज की हमें बहुत ज्यादा, इस बैकवर्डनेस की हमें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है सोवियत यूनियन के साथ में और बहुत ज्यादा कीमत हो रही है। वो इस चीज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो अब एरियाज के नाम दिए गए हैं, ऑर्डिनरी लोगों को ये फील हो रहा था, स्पेशली जो सेंट्रल एशियंस थे उनको ये फील हो रहा था और सोवियत यूनियन जो है उसकी नीतियों से डिससेटिस्फाइड जो थे वो थे रशिया के कुछ हिस्सा, बाल्टिक एरियाज का और यूक्रेन और जॉर्जिया जो था वो। तो मतलब बेसिकली जो ऊपर वाली लाइन बोली गई थी कि सेंट्रल एशियन जो थे रिपब्लिक्स उनको ये ज्यादा फील हो रहा होगा, उसकी बजाय यूरोपियंस जो थे उनको ज्यादा ये चीज लग रही थी कि ये रिलेट नहीं कर पा रहे थे। समझ आया? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इतना ही करेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा। विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन टुमारो सेशंस।